दूसरी लहर का डर सता रहा है। वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद अब दूसरे डोज की प्रक्रिया भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख, झारखंड, असम, यूपी, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और गोवा में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा चुका है। भारत में बीते 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो गया है। सरकार पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा रही है। नए स्ट्रेन का हाल, देश में वायरस के कुल 187 मरीज मिल चुके हैं। ICMR, NIV मिलकर SARS और CoV-2 के दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट को आइसोलेट और कल्चर करने की लगातार कोशिश कर रही है। यूपी में इसको लेकर खासी दहशत है। लोग कोरोना काल को याद कर सहमे हैं, कहीं दोबारा नए वायरस का प्रकोप ना शुरू हो जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो केरल और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। इन दोनों राज्यों में देश के 72% एक्टिव मामले हैं। हालांकि देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या गिर रही है, लेकिन इन सब के बीच नए स्ट्रेन ने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी है। एक तरफ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तमाम चीजें धीरे धीरे करके खुलती जा रही हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये ममालिक, या दक्षिण अफ्रीका हो या कोई और ममालिक की बात कर ले, यहाँ पर नए स्ट्रेन पाए जा रहे हैं। यानी कि कोरोना, नए स्ट्रेन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो ये है कि नया प्ररूप, कोरोना के जो प्ररूप है वो बदल रहा है। वैक्सीन तो हमारे पास है, लेकिन कोरोना भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो कई ऐसे सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जो वैक्सीन है वो कारगर है, लेकिन जो नए स्ट्रेन जो बन रहा है ये लोगों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए दिक्कत का सबब है। एक तरफ तो लापरवाही है, दूसरी तरफ कोरोना का नया प्ररूप है। लक्षण देखिए बहुत अहम चीज है। पुराने कोरोना के लक्षण जैसा कि आप जानते थे, लेकिन जब हम नए कोरोना के स्ट्रेन के लक्षण की बात कर रहे हैं, इसके भी लक्षण कुछ रिसर्च में ये पता लगी हैं जो बिल्कुल अलग देखने को मिल रहे हैं। नए स्ट्रेन के लक्षण इससे अलग हैं। शोधकर्ताओं का ऐसा यहां पे मानना है कि नए स्ट्रेन की उत्पत्ति कोरोना में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की वजह से हुई है, और जिसकी वजह से जो उसके लक्षण है वो अलग है। शरीर में दर्द, पीड़ा, गले में खराश आपको हो सकती है, आंख भी आ सकती है, सिर में दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेस पड़ना, पैर की उंगलियों का रंग बिगड़ना कोरोना के नए स्ट्रेन के मुख्य लक्षण हैं। पहले हम खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो नए स्ट्रेन के लक्षण हैं ये बिल्कुल अलग है। फिलहाल शोधकर्ता अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र और केरल में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसने सबको हिला के रख दिया है। तो हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उससे आपका सबसे पहले चलिए तारुफ करा दे। डॉक्टर PK गुप्ता साहब, पूर्व IIM अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मुद्दे में। विनोद चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नया स्ट्रेन प्रदीप जिसने सबको हिला के रख दिया है, यूपी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, वहीं हम महाराष्ट्र और केरल की बात करी जाए वहां पर तो बहुत ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। ये नए स्ट्रेन को लेकर सबसे पहले प्रदीप जी क्या कहेंगे आप, मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, तो शायद प्रदीप जी की पहला केस आया था तो सर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उस समय बहुत ही दहशत हो गई थी जी। ठीक है, बोले, आपकी आवाज आ रही है। फिर पूरे देश में दहशत हो गई, लॉकडाउन हुआ, कैसे कितना नुकसान हुआ देश का, ये सबने देखा, हमने सबने देखा। जान का नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ, हमारी इकोनॉमी कितने नीचे धरातल पर चली गई, हमारी नहीं बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी धरातल में चली गई, और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात हमारे देश में ये रही कि मोर्टेलिटी रेट कभी भी 4% से 3% से ऊपर नहीं जा पाया, ये एक बड़ी बात है, और आज भी 1.5% से ऊपर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये कोरोना वायरस आ रहा है, कम बैक कर रहा है, उससे कितनी मुश्किलें देश को झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र
और केरल समेत 5 राज्य ऐसे हैं जो इस दूसरी और तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली में कैसे दूसरी लहर आई और अब महाराष्ट्र में की बात की जा रही, वहां पर दूसरी लहर है या इसके बाद तीसरी लहर आएगी। और ये जो वेरिएंट है, हमने HIV एड्स के जो का वो वायरस है उसको भी हमने देखा कि कैसे वो अपना स्वरूप चेंज करता है और इसीलिए वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। आज तक उसका टीका नहीं बन पाया है क्योंकि वो अपना स्वरूप चेंज कर लेता है। अब लेकिन चूंकि इसका टीका बन गया है, देश में 2 टीके लगातार चल रहे हैं और बाकी कंपनियां भी लगी हैं नए टीका बनाने के लिए, तो ये सारी अच्छी खबरें हैं। लेकिन साथ साथ में जिस तरह से लोग अब थोड़ा इससे अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, लोगों ने जो लापरवाही भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, एहतियात बरतना बंद कर दिया है, मास्क लगाना लापरवाही कर दिया है, तो वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है। और इसीलिए हम आरिश ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों को सचेत किया जा सके कि कोरोना इज कम बैक, इससे हम लापरवाह नहीं हो सकते। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपने तारुफ करवा दिया है, हम सीधे पीके गुप्ता साहब का रुख करेंगे। पीके गुप्ता साहब, कितना खतरनाक है ये कोरोना वायरस का कम बैक करना? नया स्ट्रेन। जी हाँ, देखिए बड़ा सामयिक इशू आप लेके आए हैं, क्योंकि अभी पिछले जनवरी तक ऐसा लगता था, जनवरी के एंड तक लगता था कि अब कोरोना जो है समापन की तरफ है। लेकिन अचानक खबर आती है यूके की और यूएसए की, तो वहाँ कुछ स्ट्रेन जो हैं वो थोड़ा सा हट के वो स्प्रेड हो रहे हैं। तो एक भय का वातावरण तो था, लेकिन वो उसका असर अभी हिंदुस्तान में भी देखने को मिला, कुछ केसेस यहाँ पे भी देखने को मिले। लेकिन अभी जो सर्ज आया महाराष्ट्र में पिछले 1 हफ्ते में, तो 81% के ऊपर आया है और ऐसे ऐसे 5 स्टेट्स हैं। तो अपने आप में स्थिति ऐसे है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है अभी तो वो वेरिएंट नहीं है वो, लेकिन जो वहाँ पे लोकल ट्रेन जो खोल दिए गए, वहाँ पे बड़ी संख्या में क्राउडिंग होने लगी, लोग मूवमेंट करने लगे, तो वो स्थिति वैसे ही है कि जैसे आपने क्राउड को इकट्ठा छोड़ दिया। तो वहाँ के डॉक्टरों से हम लोगों की बात हुई, उनका कहना है कि ये वेरिएंट नहीं है, बट ये है कि जो लोगों का व्यवहार है, जो एक तरीके से लोकल ट्रेन का सबसे ज्यादा उस पर असर देखने को मिला है। तो ये लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्किंग नहीं हो रही है, साथ में जो है जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे लोग जो है दूर होते चले गए, एक डर कम हुआ है। तो ये डर जो है वो कम होने से लोग लापरवाह हुए हैं और इसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है, एज वेल एज आपके। और मैं आपको रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मनोज चतुर्वेदी, मनोज यादव सपा नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं। और साथ ही साथ जी डॉक्टर साहब अपनी बात को पूरा करें। विनोद चतुर्वेदी 5 स्टेट की ये तस्वीर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे लिए चिंताजनक है, लेकिन ये वेरिएंट नहीं है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की जो भी शोध है, जो आपस में डिस्कशन डॉक्टर्स के बीच में हो रहा है, वो स्ट्रेन तो वही है, लेकिन लापरवाही जो हुई है इसके वजह से सर्ज हुआ है ये। और अगर कंट्रोल हो गया, जिससे लोकल, मतलब आपका कहना है सर कि भारत में नया स्ट्रेन अभी नहीं आया, तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। जी हाँ, मतलब आपका कहना है सर भारत में नया स्ट्रेन अभी नहीं आया? नहीं, अभी नहीं, जो महाराष्ट्र में है वो नया स्ट्रेन नहीं है अभी वो, लेकिन जो सर्ज हुआ है ये, इट इज अ सर्ज, इट इज नॉट अ न्यू स्ट्रेन। अब वो सर्ज जो है वो अगर कंटेनमेंट से तो नहीं, कम से कम लोकल लॉकडाउन से कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा लगता है। ठीक है पीके गुप्ता साहब, एक सवाल है आपसे, अगर आप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का यहाँ पर अभी वो रूप नहीं आया है, लेकिन सवाल ये उठता ना कि आखिर ये केस बढ़ क्यों रहे हैं? पिछले 3-4 महीने से केसेस एकदम डाउन जा रहे थे, कभी 97,000 तक पहुंच गए थे और अब कम 10,000 से भी कम हो गए केसेस, लेकिन ये अचानक से केसेस में इजाफा कैसे होने लगा? ये मैंने बताया ना कि वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे दूर हो गए लोग, मास्किंग नहीं हो रही है, क्राउडिंग हो रही है, लोग हाथ नहीं वो धो रहे हैं, घर से बाहर निकलना है, बाहर से घर आ रहे हैं तो वो जो हैंड सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, लोगों में डर का जो भय था पहले इस चीज को लेकर वो कम हुआ है। तो ये बेसिकली क्राउडिंग का जो रीजन है वो सर्च का कारण है। अभी कंक्लूजन ये निकालना है क्योंकि नया स्ट्रेन आ गया, अभी उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं,
अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सर्ज है इसका रीजन कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रेन वहाँ पे खोला गया है, क्राउडिंग है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है उसको लेके, कोरोना को लेके, ये कारण हो सकता है। जी हाँ, ठीक है। विनोद चतुर्वेदी जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। विनोद चतुर्वेदी जी, क्या आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है? विनोद चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे आप, जो नया स्ट्रेन जिसके बारे में कहा जा रहा है, फिलहाल डॉक्टर साहब मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में वायरस के नए स्वरूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है, ऐसी खबरें हैं। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, जो नया स्ट्रेन या जो कोरोना का जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है, या ये जो दूसरी वेव हमें देखने को मिल रही है, इसको लेकर विनय चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल चिंता की बात है। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल हम भी मानते हैं कि लोगों का भय खत्म हुआ और लोगों ने जो कोरोना की गाइडलाइन थी उसको थोड़ी ढिलाई की है कि हाथ धोना या मास्क लगाना। लेकिन अगर हम और पीछे चलें, अगर हम लोग इसी तरह, जब केरल में पहली बार आया था आज से 1 बरस पहले, तो पहला मरीज था। अगर हम 22 लाख लोगों के टेस्ट कर लेते जो देश में आए थे, तब ये स्थिति देश को नहीं करनी पड़ती। आज जो ढिलाई की है उस पर सख्ती पुनः करना चाहिए, क्योंकि जो चाहे यूके में हो, यूएसए में हो, दोबारा वहां पर जो आया है उससे जनहानि हुई है और वहां भी लॉकडाउन वगैरह लगाए गए और अभी भी परिस्थितियां अच्छी नहीं है। लेकिन अभी हमारे देश में ये देखें कि ईश्वर की कृपा मान लें, वरना तो लाखों लोग सड़कों पे चले, पैदल चले, किन स्थितियों में सब आपने दिखाया है। तो निश्चित ही हम लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए कि वही स्थिति फिर ना आ जाए। जो स्थिति अभी 1 साल हम लोगों ने देखी है, जिसमें सारा बिजनेस, सारा सब कुछ और इकोनॉमी ध्वस्त हुई है, तो हम लोगों को चाहिए। विनय चतुर्वेदी जी, आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जब प्रदर्शन करते नजर आते हैं तो खबरें भी हम देखते हैं, ना वो मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। आरिश, उसको लेकर भी बताइए। आरिश, पहले सारे लोगों की प्रतिक्रिया ले लेंगे, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मनोज यादव जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता भी है। मनोज जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने इस बात को कह के देश को आश्वासित किया कि कोरोना का टीका आ गया है, और इतनी बात तक नहीं, उन्होंने ये कहा कि दुनिया में भले कोरोना ने बहुत नुकसान किया हो, हमारे देश में जिस तरह के अन्य देशों में नुकसान हो उस तरह हमारे देश में नुकसान नहीं हुआ। सराहना की गई, विपक्ष के द्वारा नहीं की गई, लेकिन सरकार ने अपने तथ्यों को रखा। निश्चित तौर पे जो आंकड़े थे वो सामने आए, लेकिन अगर अब स्थितियां कुछ विपरीत हो रही हैं, इस बात से मैं सहमत हूं कि डर खत्म हुआ है लोगों के अंदर से कोरोना का। क्या एक्स्ट्रा लोगों पे दबाव बनाया गया था? क्या एक्स्ट्रा इन सारी चीजों को कहा गया था जिससे कि एक बिल्कुल पैनिक होने वाली स्थिति आ गई थी हमारे देश में? लेकिन फिलहाल मैं उन सारी बातों को किनारे करते हुए यही कहूंगा कि आज की डेट में आप दूसरी लेयर की बात कर सकते हैं कि फिर से कोई आ रहा है। भारत में मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोरोना को लेके अब किसी भी तरीके की कोई सावधानी बरती जा रही है। सारे बाजार खुल रहे हैं, सारी दुकानें खुल रही हैं, सारी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे कि हुआ करता था। कुछ परसेंटेज हैं, 1-2% लोग जो बड़े जागरूक हैं या जो बीमार लोग हैं, वो ही सिर्फ इस बात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई आशंका है तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार निश्चित तौर पे, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने या केरल की सरकार ने, जो वहां की स्थितियां बिगड़ रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार वहां पे लॉकडाउन जैसी स्थिति ला रही, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम विपक्ष के नाते ये बात जरूर सरकार का सपोर्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं स्थितियां विपरीत ना हो। देश की जनता की जान माल की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस पे अपनी जो भी कार्रवाई कर सकती है वो करे। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी रहे हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, ये एक अच्छी खबर है कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर और तीसरी लहर की बात की जा रही है वो महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान, केरल और दूसरे प्रदेशों में है,
उत्तर प्रदेश इससे बचा हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में कोरोना संक्रमण को समाप्त किए जाने को लेकर जो कार्य हुआ वो पूरे प्रदेश के सामने है, और जिसके कारण बहुत सारी बेशकीमती जिंदगियां बचाई जा सकी और कोरोना संक्रमण पे पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। ये जो महाराष्ट्र और केरल और ये जो खबरें आ रही हैं निश्चित रूप से चिंताजनक है, परंतु अगर कोरोना को लेकर के आप देखें तो पूरे देश में जिस तरह से जागरूकता अभियान चला, सभी को, वो गांव देहात का व्यक्ति हो, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो अनपढ़ हो, सभी को इस बात के लिए ये जानकारी है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, इम्यूनिटी को लेकर के जो जागरूकता है वो सभी को करीब करीब सभी इससे दिखी है। ये बात जरूर है कि कई बार लोगों में ये बात बड़ी लापरवाही दिखती है, तो ये सबको, ये स्वयं अनुशासन की बात है। सरकार अपने स्तर पर जो प्रयत्न लगातार सतत करती रही है, अभी भी टेस्टिंग और ये सारी चीजें सतत प्रक्रिया जारी है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों के बीच एक आप जैसे चैनल हैं जो इस पे एक बात कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हजारों लाखों लोगों तक बात जाती है और लोग इस पे पुनः और जागरूक होंगे। लेकिन ये जो लोगों के ही स्वयं के अनुशासन से ही इस पे संक्रमण पे पूरी तरह से मुक्ति पाया जा सकता है। सरकार ने अपने अथक परिश्रम किए हैं, हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने भी अथक परिश्रम इसको लेकर के किए हैं। तो ये निश्चित रूप से जन भागीदारी और जन जागरूकता की बात है। जैसा अभी कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि बाजारें पूर्ववत खुली हुई हैं और बाजारों में उसी तरह से लोग पहले की तरह लोग आवागमन कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन कर देना किसी चीज समस्या का हल नहीं है, और लोगों में जो स्वयं अनुशासन और जागरूकता, यही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे हम कोरोना को पूरी तरह से परास्त कर सकते हैं। और सरकार ने जो जागरण का अभियान है, जन जागरण का अभियान है, उसको सतत चलाया है। मुझे लगता है कि सब लोग इस स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे। जी, डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश अछूता है अभी भी, जबकि केरल और महाराष्ट्र, राजस्थान समेत तमाम जो 5 राज्य हैं वहां केसेस काफी तादाद में बढ़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें। जी, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे डॉक्टर पीके गुप्ता साहब? बात निकल के नहीं आ रही है, और जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, शुरू में वैक्सीनेशन कम लोगों ने कराया है, क्योंकि वो इंस्पाइट ऑफ ऑल मोटिवेशन उनको लगता था कि वैक्सीन जो है प्रभावी नहीं होगा। लेकिन जैसे महाराष्ट्र में रिसर्च की बात होने लगी, केरल में केसेस बढ़ने लगे, तो आपने देखा होगा अभी कल परसों की बात है कि 100% वैक्सीनेशन लोगों ने किया। इसके पहले 68%, एक बार तो इवन 30% के आसपास आ गया था। तो ये कहीं न कहीं लोगों को जब खबर मिलती है कि रिसर्च हो रहा है, तो यूपी में निश्चित तौर पे जो प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो एफर्ट किया गया उसका रिजल्ट तो देखने को मिल रहा है। और यहाँ अभी रिसर्च जैसी कोई बात नहीं है, और वैक्सीनेशन बहुत ही प्रभावी तरीके से हो रहा है। फ्रंट लाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल ने लगाया, अब जो है नहीं डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे कि केसेस यहाँ पर कम बढ़ रहे हैं, अच्छे मेजरमेंट यहाँ पर उठाए गए, या किसको देंगे क्रेडिट? क्रेडिट तो देखिए, निश्चित तौर पे जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, प्लस जो है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो वैक्सीनेशन है, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। यहाँ पे अभी रिसर्च जैसी कोई बात आई नहीं है, नए केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, आंकड़ा 100 के नीचे आ गया है। तो निश्चित तौर पे
दिल्ली में भी काफी कुछ कंट्रोल किया गया है। दिल्ली की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दिल्ली से सटा हुआ चूंकि उत्तर प्रदेश है, तो कहीं वहाँ पे जो स्क्रीनिंग है, लगातार टेस्टिंग हो रही है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, तो ये सब सुविधाएं जो है निश्चित तौर पे कोरोना के संक्रमण का रिसर्च यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी चलिए, ये आपने अच्छी खुशखबरी दे दिया है। जी चलिए, ये आपने अच्छी खुशखबरी दे दिया है। दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो उनको अति प्रसन्नता हो रही होगी कि यहाँ पर दूसरी और तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे इंतजाम कर रखे हैं। चतुर्वेदी जी, विनोद चतुर्वेदी जी, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी, उत्तर प्रदेश में कम से कम दूसरी और तीसरी लहर का कोई वो जोखिम नहीं है। आपको धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। उनको कहना भी यही चाहिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जो दूसरे प्रदेशों में हो रहा है उसका फॉलो करवाएं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा यहाँ कंट्रोल नहीं करेंगे तो अगर हो जाएगा तो क्या करोगे? फिर बाद में यही कहोगे कि लोगों ने पालन नहीं किया, लोगों ने ये नहीं किया, लोगों ने डिस्टेंसिंग नहीं बनाई, लोगों ने कोरोना का वो नहीं माना। इससे क्या फायदा? ये तो पहले भी जब केरल में आया था एक केस, जब कहा माननीय राहुल जी ने, तब उसको भी बड़ा मजाक उड़ाया था। तो ये एक ऐसी महामारी है जिसको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब दूसरे देशों में ये लगातार 1, 2, 3 आ रहा है तो यहाँ भी आ सकता है। जब महाराष्ट्र केरल में है तो वो लोग अगर यहाँ आएंगे तो ये तो ऐसी बीमारी है जो एक घर में एक को होगी तो दूसरे को हो जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि पुनरावृत्ति ना हो, तो सरकार उस पर तो उसकी गाइडलाइन है उसको फिर से जारी करके सतर्क रहे। और जो वैक्सीन है, वैक्सीन का भी हमारे यहाँ जो लगाने का वो है ट्रेंड, वो कम हो रहा है। वैक्सीन को भी जब समझ रहे कि दोबारा आ रहा है तो कुछ और उसको बढ़ाएं कि लोग प्राइवेट में भी लगाना चालू करें, तो कम से कम उसका जो है वो खत्म हो जाए। विनोद जी, हम प्राइवेट की बात करेंगे। विनोद जी, हम प्राइवेट की बात करेंगे कि कैसे वैक्सीन में प्राइवेट पार्टनर को लाया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा टीका लोगों को लगाया जाए। मनोज जी क्या कहेंगे कि इसको सरकार को क्रेडिट देंगे कि हमारे यहाँ कम से कम दूसरी और तीसरी लहर की बात नहीं चल रही है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे विश्व में आतंक मचाया कोरोना जैसी महामारी ने, देश हमारा कहीं ना कहीं संतुलित रहा। इसके पीछे में सरकार की जो तमाम सारी उपलब्धियां हैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि देश की जो जनता है वो हार्ड इम्यूनिटी से लैस है। इस बात को मुझे कहने में कोई राजनीतिक किसी को बदबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय लोग सक्षम हैं तमाम सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, और वो हार्ड वर्कर हैं। उनको जो वातावरण मिलता है तमाम सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, वो वातावरण उनको मिला और वो शारीरिक रूप से प्रबल हैं। लेकिन जो बीमार लोग हैं उनके लिए दिक्कतें तब भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो इंसान को पता ही नहीं चलता कि क्या से क्या हो गया और उसको अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाया। ये सारी चीजों को भी सरकार को देखना पड़ेगा कि कहीं महामारी के डर से अगर किसी एक गोली से उसकी जान बचाई जा सकती थी। और जी मनोज यादव, आपको रोकना चाहेंगे इस बीच डॉक्टर एसएन शंकवार मर गया। सीएमएस केजीएमसी से हमारे साथ इस वक्त वो भी जुड़ गए। डॉक्टर एसएन शंकवार जी, आप क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में नए स्ट्रेन को? पहले तो मैं आपसे सर ये समझना चाहता हूं कि डॉक्टर पीके गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, वो उनका कहना है कि भारत में नए स्ट्रेन ने एंट्री नहीं की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या भारत में नए स्ट्रेन ने एंट्री कर दी है? डॉक्टर एसएन साहब, डॉक्टर एसएन साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है। डॉक्टर एसएन साहब की तक शायद आवाज नहीं पहुंच पाई। मनोज यादव जी, आपने बड़ी बात हार्ड इम्यूनिटी को लेकर कही। डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के जाने माने निदेशक, उन्होंने ये साफ तौर पे बात की कि भारत में कोरोना वायरस के प्रति हार्ड इम्यूनिटी बनना एक मिथक है, क्योंकि इसके लिए 80% आबादी में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी बनना चाहिए, जो हार्ड इम्यूनिटी के तहत पूरी आबादी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। लेकिन अभी 80% आबादी में ऐसा लगता नहीं कि एंटीबॉडी डेवलप हुई है। क्या कहेंगे मनोज यादव जी इसको लेकर?
देखिए, इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगा, जब इस देश के बड़े डॉक्टर ये बात कह रहे हैं, बड़े आंकड़े क्रॉस हो गए और हमारे पास नहीं, मैं डॉक्टर साहब की भी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब यहाँ बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टर दें, क्या कोरोना की वैक्सीन आई थी और कोरोना की वैक्सीन के बगैर आए हमारा जो रेशियो था सक्सेसफुल होने का, इस बीमारी से लड़ने का, वो था 96 पॉइंट समथिंग। मैं उसको 98 नहीं कह रहा हूं, लगभग 96% के ऊपर का रेशियो था, जो बिना वैक्सीन के इस देश की जनता ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ा। उसमें सब कुछ था, आयुर्वेद भी था, सारी चीजें थी, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आज 2% बढ़ा है वैक्सीन आने के बाद रेशियो, तो क्या मैं इस बात को ना मानूं, या इस बात को कौन सी विज्ञान, कौन से डॉक्टर इस बात को नकार सकते हैं? पैनल में है गुप्ता जी, वो जरूर बताएंगे कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिससे कि हिंदुस्तान के लोगों ने अपने आप को बचा लिया। डॉक्टर पीके गुप्ता जी क्या कहेंगे? यहाँ मुझे लगता है वक्त ब्रेक का हो चला आपको। ठीक है। डॉक्टर पीके गुप्ता जी क्या कहेंगे इसमें? डॉक्टर पीके गुप्ता जी, मैं आऊंगा, प्रदीप जी ब्रेक लूंगा अभी, लेकिन डॉक्टर पीके गुप्ता जी आप क्या कहेंगे? जो मनोज यादव जी ने एक तरफ बात कही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है जो हम टेस्ट की बात करते हैं, क्या वो टेस्ट की रफ्तार, मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पर चल रही है, लेकिन अभी और उसमें रफ्तार देने की जरूरत है ताकि कि हम बहुत कुछ पता लगा सके नए स्ट्रेन को लेकर, और खासकर कोरोना संक्रमण की रफ्तार से जो दूसरी वेव फैल रही है उसको लेकर। सर नहीं, देखिए ऐसा ना कि ये वायरस अनप्रेडिक्टेबल वायरस है, किसी को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, किसी को बिल्कुल छू के निकल जाता है, तो डेफिनेटली इसकी सर ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में नए रूप में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। सर इसके बारे में, इस खबर के बारे में आपको पता है सर? डॉक्टर पीके गुप्ता जी, केसेस तो आए हैं, ब्रिटेन से जो आने वाले कुछ लोग, अब यूएसए से आने वाले, उनको कंटेन किया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट पे निगरानी है, चौकन्ने हैं लोग, जो भी वहां से लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हुई है, तो काफी कुछ उसको कंटेन किया गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो सर्ज हुआ है, इट इज नॉट ड्यू टू न्यू स्ट्रेन। जो हम लोग की जो जानकारी मिल रही है, न्यू स्ट्रेन नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेन था, वो चूंकि क्राउडिंग बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस की कमी आई है, मास्किंग नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए वो बढ़ा हुआ है। न्यू स्ट्रेन पे अभी स्टडी हो रही है और आइसोलेटेड केसेस हैं, लेकिन उनको कंटेन किया गया है। तो अभी टेस्टिंग लैब्स भी फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही है, न्यू स्ट्रेन पे जो भी प्रोब्स हैं वो आ रहे हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन निश्चित तौर पे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में आया है, केरला में आया है, तो एयरपोर्ट पे निगरानी और चौकन्नी करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है, लेकिन हमारा निगरानी तंत्र बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हमने काफी कुछ लॉकडाउन और परेशानियों को झेला है। तो शासन प्रशासन भी मुस्तैद है, डॉक्टर से मुस्तैद है, और देखा हुआ तो शासन प्रशासन भी मुस्तैद है। कई अहम बातें कह रहे हैं। बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूं और आज के मुद्दे में भी कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफवाह पे ध्यान दे रहे हैं, जिनको लग रहा है कि कोरोना अब चला गया, अब तो वैक्सीन आ गई है। तो ये इससे जहन आपको निकालने की ज़रूरत है। आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आज के मुद्दे में तो एक छोटे से ब्रेक के लिए चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपनी किसानों की मेहनत का करते हुए सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 सालों में पहली बार बनाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदने का नया कीर्तिमान। 95% से भी ज्यादा पंजीकृत किसानों ने बेचा अपना धान। कुल पंजीकृत किसान हो या धान बेचने वाले किसान, धान की खरीदी हो या कुल धान उपार्जन की मात्रा, पिछले 2 वर्षों में इन सभी में हुई है जबरदस्त बढ़ोतरी। किसानों को मिला उनकी उपज और मेहनत के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5,750 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता। किसानों के योगदान से बनी छत्तीसगढ़ की धन धान्य प्रदेश के रूप में पहचान। जनता की सेवा, जतन और सरोकार, यही है छत्तीसगढ़ सरकार। GGS एजुकेशन ग्रुप,
launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव. GGS एजुकेशन ग्रुप. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है. तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. जी हां, आज के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं कोरोना कमबैक. तो कोरोना कमबैक हम इसलिए कह रहे हैं कि ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसके बारे में फिलहाल वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, नए स्ट्रेन के स्वरूप के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. बेहतर बात यह है कि हमारी जो वैक्सीनें हैं वो कारगर हैं और बड़े पैमाने पर वो वैक्सीनें लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों को उसके डोजेस पे लगाए जा रहे हैं, उसके बेहतर रिजल्ट भी साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं. लेकिन इस बीच जो नया स्ट्रेन आया है उसने, जिसे कह सकते हैं कि डर है जो लोगों में पैदा कर दिया है, इसका साफ तौर पे असर ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र, केरल और 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है. इसके पीछे की वजह क्या है उसको लेकर बहुत बातें कही जा रही हैं. कई जगहों पर ऐसा कहना है कि भाई ये लापरवाही भी है, नए स्ट्रेन की बात भी, सब तो कई सारी चीज़ें. और इस बीच डॉक्टर एस.एन. शंखवार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए. डॉक्टर एस.एन. शंखवार साहब, मैं आपसे पहले ये समझना चाहूँगा कि भारत के अंदर ये जो सेकेंड वेव हम देख रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और ये महाराष्ट्र और केरल में जो रफ्तार पकड़ रहे हैं कोरोना के संक्रमण, इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आती है? क्या ये नए स्ट्रेन ने भारत में एंट्री कर दी है, या इसके पीछे हमारी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, या और कोई ऐसी वजह है? क्या लगता है आपको? अब जैसा कि सभी जगह पता ही चल रहा है कि भारत में नए स्ट्रेन का आ गया है, और जांच करने भी पाया गया कि नए स्ट्रेन के कुछ मरीज मिले हैं, और महाराष्ट्र और केरल में तो संख्या ज्यादा है. कारण वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग न रखना और जो मास्क न लगाना, ये जो परेशानियां हैं वो परेशानियों की वजह से ही इसमें संक्रमण बढ़ने का खतरा है. साथ ही साथ ये भी देखा गया कि वायरस में समय समय पे म्यूटेशन होते रहते हैं. म्यूटेशन की वजह से जो है कई बार दिक्कतें ऐसी आती हैं जिसकी वजह से वायरस अपना स्वरूप बदल करके संक्रमण करता है. तो हमें सावधान रहना है, सावधानी से ही हम उससे पार पा सकते हैं. पूर्व में भी हमने सावधानी रखी तो जैसे विदेशों में संक्रमण बहुत तेजी से फैला, बहुत ज्यादा हताहत हुए, अपने यहाँ उतना ऐसा नहीं रहा है. उससे सबक लेते हुए हमें इस बात पे ध्यान देने कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इसका पूर्व की बात प्रयोग करते रहे, हल्के से ना लें. क्योंकि अगर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें अगर दिक्कत हुई तो फिर परेशानी उनके लिए ज्यादा हो जाती है, दिक्कत बढ़ जाती है. तो वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहा गया, उस पर ध्यान दें. और अब अच्छी बात यह है कि हमारी कई लैब हो गई, सभी जगह लैब की संख्या काफी बढ़ गई है. ये बहुत ही अच्छा है. तो जल्दी से इसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, जल्दी से जांच की जा सकती और जल्दी से इसके परिणाम भी आ जाते हैं. तो लेकिन डॉक्टर साहब, क्या लगता है जैसे दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन कहा जा रहा है, डिफरेंट ममालिक में स्ट्रेन कहा जा रहा है, तो क्या ये स्ट्रेन जो है स्वरूप अपने लगातार बदलता रहेगा, मतलब कोरोना वायरस जो है? हाँ, ये अपना लगातार बदलता रहता है. तो क्या फिर क्या हमें वैक्सीन में भी बदलाव करना पड़ेगा लगातार? अगर बहुत ही स्ट्रेन बदला और फैला तो फिर हमें उसके वैक्सीन परिवर्तन करना ही होगा. हमारे वैज्ञानिक लगातार नजर रखे हुए हैं और देखते हैं अगर कोई म्यूटेशन होता है, अकॉर्डिंगली उसका वैक्सीन प्रोडक्शन की ओर भी मोटिवेट होते हैं. ठीक है, प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? डॉक्टर एस.एन. शंखवार साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से ये कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर की बात की जा रही है,
हम अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यूपी अभी भी बहुत सुरक्षित और सेफ नजर आ रहा है। आप इसके क्या कारण देखते हैं? यूपी अभी सुरक्षित तरह से है, क्योंकि बहुतायत संख्या में पहले संक्रमण हुआ है, वैक्सीन भी काफी लोगों को लग रही है, एक तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, दूसरा वैक्सीनेशन हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी यहाँ हुई, तो ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव है। और सरकार भी लगातार इसके नियंत्रण के लिए लगी थी और अभी भी सबके लिए यही दिशा निर्देश है कि कोरोना से बचाव जरूरी है। अब संक्रमण अगर हो गया तो इसके बाद दिक्कतें आएंगी, तो फिर दिक्कतें बढ़ती जाती। और हमारे यहाँ नहीं, ये डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोरोना से बचाव बहुत जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है, हाथ धुलना जरूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके अलावा सरकार को और कौन से एहतियाती कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस बार जो अभी तक हम बचे हुए हैं और इसके गिफ्ट में ना आ सके? सरकार की ओर से एहतियाती कदम दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी तरफ, साथ में जो भी उसके गाइडलाइंस हैं उनका पूर्णतया फॉलो हो रहा है। अस्पताल में बेडों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन अगर ये ना बीमारी हो, ना लोग आए, तो इसके लिए बचाव एकमात्र उपाय है। बचाव की गाइडलाइन सरकार ने समय समय पर जारी किए, अभी भी जारी किए जा रहे हैं। तो हमारा चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग तत्पर है इस ओर, जिला प्रशासन और साथ में बाकी प्रशासन का भी सहयोग रहता है। अभी है कि पहले जैसा आउटब्रेक ना हो, अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी देखा गया है प्राय शादियों और उसमें भी बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है, तो मेरा तो अनुरोध यही है कि जैसे पहले गाइडलाइन थे, एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, कम से कम लोग हों, ताकि अगर किसी को संक्रमण है तो बहुत लोगों में ना फैले, क्योंकि इससे फिर चेन बन जाती है, 1 से 2 में हुआ, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह का सब जो होने लगता है वो ना हो। तो हमें अभी भी एहतियात बरतना है। सरकार की ओर से इसके दिशा निर्देश है, उनका पालन करना। पालन देखिए जनता को ही करना है, जनता को पालन करना चाहिए ताकि कोई भयावह स्थिति ना आए। मेरा भी यही विशेष अनुरोध है। ठीक है डॉक्टर गुप्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 2 वैक्सीन आ चुकी है और कोरोना जो फ्रंटियर है उनको वैक्सीन लग रही है, एक और अभी दवा की बात चल रही, बाबा रामदेव ने दवा अपनी अनाउंस की है और उनके साथ में 2 मंत्री भी थे, लेकिन उसको लेकर के बड़ी हाय तौबा हो गई पूरे देश में। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया है। वजह यह है कि जो WHO का जो क्लेम वो कर रहे हैं, WHO ने बिल्कुल नहीं कहा कि इसकी स्टडी हुई है। इसका जो है जो भी एविडेंस जब WHO के पास है उसका ट्वीट भी आ चुका है, और IMA ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि इस तरीके से कहते हैं कि वो लोगों में भय और एक कोरोनी लगता है कि ये रामबाण है, ऐसा नहीं है। कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, लेकिन इसकी स्टडी एविडेंस एंटीबॉडीज बने हो, ये WHO ने अप्रूव नहीं किया है। तो ये हाँ डेफिनेटली एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वो प्रमोट हो रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको कहना है कि ये दवा है, इट इज नॉट ए मेडिसिन, इट इज अ इम्यूनिटी बूस्टर, तो उस तरीके से मार्केट करना चाहिए। तो ये डॉक्टर पीके गुप्ता साहब, इस बात को बाबा रामदेव ने साहब कहा, पहले तो कहा कि वो WHO से अप्रूव्ड है, ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर वो ले सकते हैं, जैसे काढ़ा लेते हैं उस तरीके से इसको भी ले सकते हैं, लेकिन एविडेंस अभी नहीं आया है। एंटीबॉडीज इसके कितने बने हैं अभी WHO ने अप्रूव नहीं किया है। चलिए हरीश श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? बाबा रामदेव जिस तरह से क्लेम कर रहे थे कि WHO से अप्रूव्ड है ये दवा, और 2 मंत्री उनके साथ में थे, तो इसको लेकर के IMA ने एक वार्निंग जारी की है। देखिए, वो टेक्निकल विषयों के बारे में तो कोई आधिकारिक व्यक्ति ही बता सकता है। प्रेस विज्ञप्ति मैंने भी पढ़ी थी कि कोरोनिल को WHO ने अप्रूव किया है, लेकिन उसकी जो तकनीकी जो प्रक्रिया है उससे मैं पूरी तरह विज्ञ नहीं हूँ, उसके बारे में तो विशेषज्ञ या आधिकारिक व्यक्ति ही बता सकता है। लेकिन ये बात अवश्य है कि कोरोना संक्रमण को कंटेन करने में आयुर्वेद के जो नुस्खे थे उसका भी काफी योगदान रहा है। जो काढ़ा और बहुत सारी चीजें इसमें प्रयोग की गई,
नहीं, इसमें कोई शक नहीं है हरीश जी। मनोज जी आपके बात आऊंगा। हरीश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा आयुर्वेद हो या होम्योपैथिक हो, बहुत सक्षम है सब चीज करने में। लेकिन जिस तरह से बाबा रामदेव ने दो बार कोरोना के नाम पर दवा आगे बढ़ाने की बात की और उसको समर्थन भी मिल रहा है। मैंने इस पे पहले ही कहा कि इस पे कोई आधिकारिक व्यक्ति ही राय रख सकता है या कोई विशेषज्ञ। और जहां तक सवाल आयुर्वेद का है, उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता तो और उसकी उपयोगिता भारत में बड़े स्तर पर आयुर्वेद के नुस्खों का लोग उपयोग करते हैं स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और इससे ये जो आयुर्वेद के नुस्खे हैं हैं। ठीक है, मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। सवाल लेना चाहता हूं हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी, ऐसे तो आपने तमाम पार्टियों के नेता जो है सरकारी गाइडलाइन की तमाम चीजों की बात करते हैं। संक्रमण कोरोना काल तो लगातार चला रहा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, रैलियां होती हैं, उस दौरान हम ये देखा करते हैं कि ये सारी गाइडलाइंस को धता बता दिया जाता है। और वो तमाम पार्टियां, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, उसमें देखते हैं हम रैलियों में बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है, तब का गाइडलाइनें कहाँ चली जाती हैं। निश्चित रूप से जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वो चाहे रैली हो, चाहे शादी ब्याह समारोह हो, या इस तरह की जो सोशल गैदरिंग होती हैं, उसमें प्रायः इस तरह की असावधानियां लोग बरतते हैं। इस बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जैसा कि डॉक्टर शंखवार भी कह रहे थे और मैंने पहले कहा, ये लोगों के स्वयं अनुशासन पे भी पर ही निर्भर करता है कि हम अपने ऊपर स्वयं अनुशासन अगर इम्पोज करते हैं तो ये जो सावधानियां हैं इसको हम पालन करेंगे। अगर हम अपने स्वयं अनुशासन इम्पोज नहीं करते हैं तो फिर लापरवाहियां करते हैं। तो ये तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इस अनुशासन को, इस कोविड प्रोटोकॉल के अनुशासन को अपना अंगीकार किए जाने की बात है और व्यवहार में लाए जाने की बात है। तो सभी आपकी पार्टी के भी कार्यकर्ता वैसे ही नजर आते हैं। भाई मानते हमने वैक्सीन बना ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत कारगर वैक्सीन है, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, ये भी एक तरह की वैक्सीन है। और जब हम देखते हैं समाजवादी पार्टी, हमने तमाम ऐसी रैलियां देखी हैं यहाँ पे ये सब चीजें नहीं नजर आती हैं, लेकिन आप भी तमाम नेता बैठ के बातें तो बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं। नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, मनोज यादव जी से मेरा सवाल। देखिए हरीश जी, इस बात को समझिएगा। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी अपने पूरे, चूंकि चुनावी वर्ष आ गया है, अगर सरकार की बनाई गाइडलाइन का पालन न करते तो अब तक सड़कें बिल्कुल सूनी न रहती। हमारे आंदोलन, हमारी रैलियां, हमारा चुनावी जो भी प्रोग्राम है वो पूरा जमीन पे उतर जाता। लेकिन जो सरकार के दिशा निर्देश थे, हमने उसका पालन किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार से पूछता हूँ, क्या सरकार आपदा में अवसर ढूंढने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है अथवा नहीं? या फिर किसी सरकार बनने के लिए अगर कोई व्यक्ति ये कह देता है कि अमुक व्यक्ति की सरकार आएगी तो 35 रुपए में डीजल पेट्रोल मिल जाएगा, उस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार। एक बात। और जैसा कि हमारे विश्वकर्मा जी ने इस बात को बताया कि कैबिनेट मंत्री थे, तो कैबिनेट मंत्री तो पापड़ बेच रहे थे कोरोना खत्म करने के लिए। तो ऐसी सरकार से मैं कोई ऐसी उम्मीद नहीं पालता। लेकिन हाँ, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पीके गुप्ता जी, इनकी सलाह, या शंखवार जी थे, उनकी सलाह, और देश का जो मेडिकल सिस्टम है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, जिस भी विधि से हम इलाज कर सकते हैं उस पे करना चाहिए। लेकिन सारे मानकों पे खरे उतरने के बाद अगर कोई आपदा में अवसर ढूंढ रहा है तो सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। कोई पक्षपात जैसी चीज नहीं नजर आनी चाहिए। जी हरीश रावत जी क्या कहेंगे इस पर? हरीश रावत नहीं, हरीश माफ कीजिएगा, हरीश श्रीवास्तव जी माफ कीजिएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार पहले से इस बात को लेकर बहुत सचेत है और कोरोना इस महामारी, ये चुनौती हो या अन्य जो समाज के अन्य क्रियाकलाप, कहीं भी किसी स्तर पे सरकार को अधिकारी कर्मचारियों में कहीं शिथिलता मिली, कहीं भ्रष्टाचार मिला, कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्तता मिली, तो
तो सरकार ने उस पर त्वरित कार्रवाई की है। और अगर जिन लोगों ने कहीं इस कोरोना महामारी संकट के कोर्ट में भ्रष्टाचार किया होगा तो सरकार उनको कभी बख्शने वाली नहीं है। जांच पड़ताल SIT गठित की थी, सरकार ने उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर तमाम सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। अगर कोई और तथ्य सामने आएगा तो फिर भी सरकार पूरी तरह से कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। हाँ, डॉक्टर PK गुप्ता जी, मौजूदा वक्त में जिस तरह से प्रदीप जी ने भी कहा, ये जो संक्रमण की रफ्तार दूसरे राज्यों में बढ़ रही है और नए स्ट्रेन को लेकर भी हमने साफ तौर पे चर्चा की, लेकिन डॉक्टर PK गुप्ता जी, मौजूदा वक्त में मैं चाहूँगा कि इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है और देख रही है, आप क्या सलाह और क्या संदेश लोगों को इस वक्त देना चाहेंगे? क्योंकि संक्रमण के मामले में मानता हूँ कि यूपी में कम है, बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की एहतियात और किस तरह के कदम सरकार को उठाने की ज़रूरत है, एक आम आदमी को उठाने की ज़रूरत है? इसी तौर पे देखिए, दूसरों की गलतियों से अगर हम सीख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो गलती हुई है महाराष्ट्र में, केरला में, जिस तरह से टूरिज्म को वहाँ पे केरला में काफ़ी बढ़ावा दिया गया, साथ में माइग्रेशंस भी हुए वहाँ पे, महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन को खोल दिया गया, तो उसका असर तो देखने को मिला कि वो एक सर्ज आया है। और दूसरी बात, मैं सरकार से यहाँ पे एक अपेक्षा करूंगा कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन का जो क्रियान्वयन है उसमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। परसेंटेज बढ़ा अचानक, जब एक महाराष्ट्र में सर्ज हुआ तो यहाँ पे परसेंटेज बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का बढ़ा है। अब वक्त आ गया है कि वैक्सीनेशन को ओपन कर दिया जाए, कोई भी तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे ओपन मार्केट में उपलब्ध हो जाए। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि भारत सरकार का पोर्टल है, वहाँ पे अपलोड करना है। कभी कभी हेल्थ केयर वर्कर्स जो है अपलोड तो करते हैं, लेकिन वहां से कभी कुछ सूचना नहीं आ रही है। इसके वजह से भी कुछ परसेंटेज कम हुआ है। दूसरा, लोगों को डर भी था, लेकिन अल्टीमेटली डर काफी कम हुआ। वैक्सीनेशन का परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन आम लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत अभी खोलने की जरूरत है। ये ओपन मार्केट में जितना जल्दी आ जाए, उसका सरकार पैसे तय कर ले, कुछ इकोनॉमिकल मॉडल तैयार कर ले, लेकिन इट शुड बी ओपन। अभी क्या इतना क्लोज सिस्टम है कि लोग पोर्टल पे अपलोड करेंगे। पोर्टल पे अपलोड करना सबको नहीं आता है, बहुत से लोग अपलोड करते हैं, वहां से फिर वो सूचना नहीं आती है। तो अब वक्त आ गया कि वैक्सीनेशन को बहुत इफेक्टिव तरीके से प्रमोट किया जाए और ओपन मार्केट में इसको लेके आना चाहिए। ये बहुत लोगों की राय है। हम लोग ऐसे डॉक्टर लोग हम लोगों से कहते हैं कि कब ओपन मार्केट में आएगा। सरकार ने जो प्रावधान किया अभी कल के बजट में कि वो लगभग 40 करोड़ के प्रावधान किया उन्होंने टीकाकरण को लेके, तो उसमें इसका भी प्रावधान करें, कुछ पैसे ले ले, कुछ कॉस्ट उसका इकोनॉमिकल करके इसको ओपन मार्केट में उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोग जो है भय कम होगा, लोग वैक्सीनेशन करा के एक जो है एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जी हाँ। लेकिन डॉक्टर PK गुप्ता जी, एक लास्ट सवाल आपसे। डॉक्टर SN शंखवाड़ जी ने, जैसा कि कोरोना के नए स्ट्रेन को, एक तरफ तो हमने अच्छी वैक्सीन बनाई, उसके डोसेज भी लग रहे हैं, दूसरी तरफ जो दीगर ममालिक हैं वो नए स्ट्रेन को लेकर तमाम तरह की बातें, उसके लक्षण के बारे में बता रहे हैं। अगर स्ट्रेन इस तरह से नया बदलाव लेगा तो मौजूदा वक्त में हमारे पास जो वैक्सीनें हैं वो कितनी कारगर साबित होंगी? क्योंकि स्वरूप तो कोरोना बदल रहा है और वो लगातार बदलेगा, जैसा कि हम दक्षिण अफ्रीका में देख रहे हैं, जैसा कि हम कनाडा में देख रहे हैं, दीगर मुल्कों में हम देख रहे हैं। देखिए, वेरिएंट तो आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड था। देखिए, वेरिएंट कितना लीथल होगा इस पे भी स्टडी होनी बाकी है। ऐसा हम लोगों का जो एक रिपोर्ट मिल रही है उसमें है कि ये इन्फेक्टिव ज्यादा है लेकिन लीथल नहीं है। इससे संख्या तो संक्रमण में बढ़ेगी, तो टेस्ट में पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसकी जो मारक क्षमता है वो कम है। तो अपने आप एक राहत की बात है। और जो सोशल वैक्सीनेशन है, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और साथ में जो है स्वच्छता, हाथों की सफाई, ये सब चीजें हम करते रहेंगे तो हम कोरोना से अपने आप को बचा ले जाएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं काफी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं पिछले 1 साल से, और लोग भी बहुत ज्यादा इस बात को लेके समझते हैं, सरकार भी जागरूक है। तो वैक्सीन को तो ओपन कर देना चाहिए, मेरी राय है। इसको बहुत क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रेन आता भी है अगर, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वो लीथल नहीं होगा, वो इन्फेक्टिव तो ज्यादा होगा, बहुत लोगों को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन लोग स्पॉन्टेनियसली ठीक भी हो गए अपनी इम्यूनिटी से और अपने
जो पर्सनल प्रोटेक्शन है उनका, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको लेके हम इसकी रफ्तार को रोक पाएंगे। और टचवुड यूपी में ठीक है। तो डॉक्टर पीके गुप्ता जी का कहना है कि वैक्सीन को ओपन कर देना चाहिए। फिलहाल प्रदीप विश्वकर्मा जी, लास्ट कमेंट। देखो हरीश, मैं सच बताऊं तो मुझे आवाज सही नहीं सुनाई पड़ रही थी और मैं बहुत मुश्किल से सुन पा रहा था। फिलहाल जितना मैं सुन पाया उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स को लग रही है, अपना टीकाकरण हो रहा है और लोग लगातार आगे आ रहे हैं। और अब ये भी मांग उठने लगी है कि प्राइवेट पार्टनर को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। तो यूपी के लिहाज से देखें तो सरकार ने एक अच्छा काम किया है और लगातार हॉस्पिटल्स बनाए हैं। जहां एक भी पीपीई किट नहीं थी वहां पर पीपीई किट बनाई गई है। बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं, बड़े हॉस्पिटल में अलग से कोविड के हॉस्पिटल बनाए गए। तो जो सुरक्षात्मक काम किए गए थे उत्तर यूपी सरकार द्वारा, उससे यूपी की जनता काफी हद तक बच पाई है और मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर काफी कम हो पाई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार, अब चूंकि दूसरी और तीसरी लहर की बात चल रही है, तो सरकार कुछ और एहतियातन कदम उठाएगी और हम उत्तर प्रदेश के कम से कम लोग उससे सुरक्षित बच पाएंगे। तो बड़ी बात प्रदीप जी ने साफ तौर पे कही। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हरीश श्रीवास्तव जी आपका शुक्रिया, मनोज यादव जी आपका शुक्रिया, विनोद चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पीके गुप्ता जी, डॉक्टर SN शंखवार जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दक्षिणी अफ्रीका वेरिएंट के बारे में हम एक तरफ बात कर रहे थे, दूसरे राज्यों के संक्रमण को लेकर भी हमने चर्चा की, लेकिन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन हम इसी पर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि महाराष्ट्र, केरल और दीगर जो राज्य हैं वहाँ पे संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। लिहाजा हमें और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ मजबूत कदम सरकार को भी उठाने की ज़रूरत है और ख़ासकर जो बहुत बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिल रही है, इसको लेकर जागरूक भी करने की ज़रूरत है। वैक्सीन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लापरवाह नहीं होना। आज का मुद्दा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।